बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। ईद की छुट्टियों के बाद पहला लाइव शो है मेरा, और पहले लाइव शो के अंदर ही मुझे आप लोग को ये खबर देनी है जो कि आप लोग को सबको मिल ही चुकी है कि IMF के साथ पाकिस्तान का मुआहदा हो गया है। लेकिन ये सिर्फ मुआहदा हुआ है, अभी डॉलर नहीं आया है। 12 जुलाई को IMF के एक बोर्ड ने बैठना है, उनका इजलास होना है, और उस इजलास में डॉलर्स की मंजूरी दी जाएगी। और जो इतलात हैं वो ये है कि जी पहली किस्त जो डॉलर्स में आएगी वो 1.1 अरब डॉलर्स की होगी। एनीवेज जी, कहा यह भी जा रहा है कि IMF के साथ ये जो भी मुआहदा होगा और इसके नतीजे के अंदर जो भी पैसे आएंगे वो एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है। ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट है क्या। लेकिन सवाल टॉस करने से पहले कुछ अहम चीज़ें मैं आपके सामने रख देती हूँ कि वैसे ये 9 महीने के ऊपर मुहित हमारा एक पैकेज होने वाला है IMF के साथ, और टोटल इसके अंदर हमें 3 अरब डॉलर्स जो हैं वो मिलेंगे मुआहदे के तहत, जो कि इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में मिलेंगे, एक साथ नहीं मिलेंगे। आपको इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में आहिस्ता आहिस्ता करके पाकिस्तान को दिए जाएंगे। डॉलर अभी तक पाकिस्तान आया नहीं है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमने हरकत महसूस की, वहां पर रिकॉर्ड इजाफा आज ईद के बाद जो पहला वर्किंग डे था उसमें देखा गया। 22.3 पॉइंट्स पर जो है हमारी स्टॉक एक्सचेंज का जो फिगर है वो कोट किया गया। डॉलर भी साथ ही सस्ता होना शुरू हो गया है, 19-20 ही सही, लेकिन चले कुछ हिलजुल आई है नीचे की तरफ डॉलर में। यह भी एक थोड़ी सी अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए। हुकूमत इस पूरी सिचुएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा खुशी मना रही है, लेकिन बसद एहतराम हम ये ज़रूर कहना और समझना चाहेंगे कि कोई ये तो पाकिस्तानियों को बता दे कि ये जो भी IMF के साथ मुआहदा हुआ है और जिसके नतीजे में अब हमें डॉलर्स आने शुरू हो जाएंगे, जब भी डॉलर्स आने की मंजूरी होगी 12 जुलाई के बाद, तो उसके नतीजे में हमें फौरी तौर पर क्या करना पड़ेगा। फौरी तौर पर हमें 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। नंबर 1, 50% हमें गैस को महंगा करना पड़ेगा, और इसके अलावा 4 रुपए फी यूनिट बिजली के बढ़ाने पड़ेंगे। और इसका मतलब यह है, अगर मैं आम जबान में कहूं तो महंगाई में इजाफा होगा। उन लोगों के लिए महंगाई में ज्यादा इजाफा होगा जो कि ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं, उनको बार बार दोबारा टैक्स देना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपके सामने इसलिए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अवाम को तमाम पहलू इन चीजों के पता होने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद फिर भी जब ये कहा जाता है कि IMF का मुआहदा अच्छा है और IMF के मुआहदा एक स्टैंड बाय का मुआहदा है, तो ये क्या है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि जो IMF का मुआहदा है क्या वो महंगाई का एक नया तूफान लाएगा। दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन जिसका आपका, मुझे, हम सबको जवाब जानने का इंतजार। और इसीलिए इसी मुनासबत से आज के पैनल को मुरतब किया गया। मुझे ज्वाइन करें जी राना एहसान अफजल खान साहब, PMLN को रिप्रेजेंट करें गवर्नमेंट बेंचेस से। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन करें जी वेरी ऑनरेबल डॉक्टर खाकान नजीब साहब, एनालिस्ट हैं एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आज सवाल पूछने का इनसे मकसद सिर्फ ये है कि इनके ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं और आप, हम सब समझें कि व्हाट बिग डील IMF इज़ ब्रिंगिंग टू अस। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट मुझे ज्वाइन करें जी सेनेटर बहरमन तंगी साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और ऑफ कोर्स प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के अंदर हमने ये ज़रूर बात करनी है कि ईद भी चली गई, वो ईद से पहले जो कुछ टूरिस्ट गए थे लंदन से मिडल ईस्ट, वो अब मिडल ईस्ट से आगे सऊदी अरेबिया जाने की तैयारी भर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ नवाज शरीफ साहब की। आज एक और मुबैना तौर पर बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में, विच मीन्स नवाज शरीफ साहब एंड आसिफ अली जरदारी साहब के बीच में। उस सब में क्या होने वाला है ये भी हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाकर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं राना साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। मुझे ज़रा स्टैंड बाय अरेंजमेंट समझा दीजिए, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये IMF का जो मुआहदा है ना, ये बेसिकली एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है। ये क्या है? व्हाट इज़ द स्टैंड बाय अरेंजमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, स्टैंड बाय अरेंजमेंट एक फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है। अब ये IMF का प्रोग्राम है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को जो है उसके लिए एक सपोर्ट होती है, और ये शॉर्ट टर्म होता है। जिस तरह आपका एक्सटेंडेड EFF था, वो 3 साल या 4 साल प्रोग्राम होता है, एक लंबा प्रोग्राम होता है। तो ये 9 महीने पे मुल्तवी प्रोग्राम है जिसके अंदर आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के लिए वो आपको एक सपोर्ट दे रहे हैं जो कि $3 बिलियन के लगभग है। तो ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट है IMF का। और देखें, इससे कम अमाउंट मुतवक्के थी जो हमारा 23वां प्रोग्राम था जो EFF था। तो उससे ये कह लें कि $500 मिलियन या $600 मिलियन बड़ी अमाउंट जो है उनसे निगोशिएट हुई है, और उस वक्त हुई है जब पाकिस्तान को इसकी शदीद जरूरत थी। और उस वक्त हुई है जब यहाँ नाकदीन और जो क्रिटिसिज्म था वो ये था कि हम IMF का मुआहदा नहीं कर सकेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने
मैं समझता हूं वो पहले से हम ये कहते रहे थे कि हमने रियासत बचाई है, हमने अपनी सियासत नहीं बचाई, और ये जो इस वक्त जो सपोर्ट की जरूरत थी वो हमें मिल गई। एक अगर आप मुझे छोटी सी चीज पे इजाजत दें, आपने कहा महंगाई को बढ़ाएगा या कम करेगा। देखिए, पाकिस्तान में जो महंगाई हुई पिछले 1-1.5 साल में, वो ज्यादा उसका पोर्शन इस वजह से हुई कि आपके रुपए की डिवैल्यूएशन बड़ी तेजी से हुई। तो रुपी डिवैल्यूएशन की वजह से जो महंगाई का हिस्सा था वो काफी बड़ा था। तो अगर हम ये ना करते, मिसाल के तौर पे IMF का मुआहदा ना होता, तो आगे जो हमें जो कह लें कि जो मल्टीलैटरल्स हैं और जो बायलैटरल्स हैं वो हमें फंडिंग फराहम ना करते, तो उस वजह से हमारे रिजर्व्स कम रहते और ये मुमकिन थी, बहुत ज्यादा इस पे मुमकिनात थी कि आपका जो रुपया है वो फर्दर डीवैल्यू होता, और उससे एक और महंगाई का लहर जो है पाकिस्तान में, जिससे बिजली फिर भी आपको महंगी करनी पड़ती, गैस भी महंगा करना पड़ता, पेट्रोल फिर भी महंगा करना पड़ता क्योंकि वो इम्पोर्टेड था। तो हमने ये, इससे होगा ये कि आपकी फॉरेन एक्सचेंज इंशाल्लाह मुस्तहकम होगी। आज आप देखें आपकी जो ओपन मार्केट है वो इंटरबैंक से नीचे चल रही है, तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव साइन है। इसी तरह आपका जो स्टॉक मार्केट है वो किस तरीके से जो है एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आपको मार्केट बता रही है कि एंजाइटी जो थी एक आपके ट्रेडर को थी, बिजनेस कम्युनिटी को थी, वो एंजाइटी खत्म हो गई है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव देखें। और बात ये है कि ये बाकी जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं ये ब्रीदर है, अभी हमने जो हमने मुआहदा किया है उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। ऑल राइट, एब्सोल्युटली, मेरे साथ रहिएगा। मैं ज़रा मज़ीद क्लैरिटी के लिए डॉक्टर खाकान नजीब साहब के पास जाना चाहूँगी, क्योंकि खाकान साहब मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहती हूँ, मतलब इन्होंने तो बहुत से फ़ायदे बता दिए राना साहब ने IMF के, मुझे लगता है इससे ज़्यादा फ़ायदे किसी और ने मुझे कभी भी नहीं बताए होंगे, लेकिन क्या मैं कौम को मुबारकबाद दे दूँ? और अगर ये मुबारकबाद देने की बात है तो फिर खाकान साहब बिस्मिल्लाह आप करें, आप TV स्क्रीन पर बैठे हैं, लाइव शो चल रहा है, आप मुबारकबाद दे दीजिए कौम को कि जी मुबारक हो, हम सबको IMF की तरफ से जो है अब इतने इतने पैसे मिलने वाले हैं। बीनेश, देखें, IMF डॉक्टर है ICU का। ICU के डॉक्टर के पास 23वीं दफ़ा जाना किसी सूरत भी, किसी के लिए भी ये तो नहीं हो सकता कि हम कहें कि ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ हो गई है। मतलब 23rd प्रोग्राम करने जा रहे हैं। ज़रा सोचिए कि मुल्क कहाँ पे खड़ा हुआ है। इसमें से 21 प्रोग्राम पाकिस्तान ने इनकम्प्लीट ख़त्म किए हैं। ये भी सोचिए, ये भी लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान के लिए कि अगर IMF अच्छा है, थोड़ी देर के लिए ये मान लें, तो फिर भी आप उसका प्रोग्राम भी नहीं कंप्लीट कर पाते। वाहिद प्रोग्राम, और एहसान साहब की ही गवर्नमेंट थी 13-16 की जब ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, चूंकि मैं उस कोर टीम में एंकर करता था उस प्रोग्राम को, सो ये मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है। अब इस वक्त जहां खड़े हुए थे, आप मेरा कोई इंटरव्यू पिछले 14 से 18 महीने का निकाल लें, मैंने कहा है कुछ भी हो जाए IMF से कोई राह फरार नहीं है। इस वक्त IMF $4 अरब के ज़खायर पे आप खड़े हैं। और प्राइम मिनिस्टर की बात बहुत गौर से सुनिए, अगर चाइना ने आपको बैकस्टॉप ना किया होता तो आप डिफॉल्ट के हाइटेंड तरीन रिस्क पे खड़े हुए थे। उन्होंने आपको पैसे दिए, रीप्रोफाइल किया, रीफाइनेंस किया और वो वक्त गुजार दिया। एक इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है, एहसान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसमें आपने IMF के पास ही जाना है। मैं तो नवंबर से जो जून का डिले है, मैं इसमें भी मुल्क को ना रखता। आई एम वेरी क्लियर एंड आई हैव टू बी ऑनेस्ट, पर हो गया है। अब क्या होगा? कुछ डिफॉल्ट की इंश्योरेंस जो है आपने IMF से बाय कर ली है। दिस इज माय क्लियर आंसर कि क्या हुआ। आपने अनसर्टेनिटी $6 अरब आपने कलेक्ट करने हैं अगले 6 माह में, आपने वो अनसर्टेनिटी रिमूव कर दी है। $1 अरब IMF का, $3 अरब फ्रेंडली कंट्रीज के, $2 अरब मल्टीलैटरल्स के। जब मैं इन सब को पुट टुगेदर करता हूं तो $6 अरब इनकमिंग है पाकिस्तान में अगले 2-3 माह में। रिजर्व्स का बिल्डअप शुरू होगा। पाकिस्तान का इस वक्त जो इंटरनेशनल बॉन्ड है वो मेरा ख्याल है 76 सेंट पे ट्रेड कर रहा है। ये नीचे कहीं 30-35 सेंट पे कोई बायर नहीं था इसका, क्योंकि डिफॉल्ट का जो रेट है वो तब्दील हो गया इनटू अ सर्टेन रेट, जिसमें यह है कि अब 24 अप्रैल 2024 को वी विल मेक दैट पेमेंट। Having said that, so this is all good news.
सही कह रहे हैं, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन पे इफेक्ट इस तरह जाएगा कि आपके रुपए की कदर जो है वो दोनों साइड पे मूव करनी चाहिए। अब ये जो रुपए की स्टोर ऑफ वैल्यू बनी हुई थी ये टूट जाएगी। हम मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे हैं, मैं वो करने वालों में से हूं। मैं 2019 में भी गवर्नमेंट के साथ था, तब पीटीआई की गवर्नमेंट थी। मैंने तब भी कहा था कि वी नीड टू मूव ऑन टू अ मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट एंड वी डिड दैट रिफॉर्म। अब यहां खड़े हैं कि आपको रुपए की जो कदर है उसको मुस्तहकम होना चाहिए। दिस इज गुड न्यूज। जो सबसे अच्छी बात है ना, जो अभी ये पीडीएम ने काम किया है, वो 9 महीने की जो अनसर्टेनिटी है ना कि केयर टेकर आएगा। बीनिश, आई वर्क विद 2 केयर टेकर सेटअप्स टू सपोर्ट पाकिस्तान। स्पेस बड़ी कम होती है, यही लोग करके जा सकते थे एक एग्रीमेंट। सो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड स्टोरी, बट दैट डजंट मीन कि हम इससे कोई सर्कुलर डेट खत्म कर देंगे। बिजली सस्ती नहीं होगी बल्कि हम महंगी करने जा रहे हैं। गैस सस्ती नहीं होगी, हम महंगी करने जा रहे हैं। एसओईज के मसाइल हल नहीं होंगे, बजट का खसारा ठीक नहीं होगा, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स नहीं होंगे, पर ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी। और इन शॉर्ट कुछ पॉलिसी लीवर्स हिले हैं और टैक्स की मद में उन्होंने आपसे ज्यादा कलेक्शन की, पर उन्हीं पे की जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है। ये है ओवरऑल। अब भी काम करिए और अपना प्रोग्राम पाकिस्तान का सामने लाइए। पाकिस्तान का डेट भी बढ़ा हुआ है, उसको भी संभालना है। सो ये सारे काम आज भी वहीं खड़े हैं, पर क्लियर ब्रीदर मिल गया है। मुझे ये कौम को बताना पड़ेगा कि अगर ये ना होता तो बच्चों के दूध से लेकर आपकी पेट्रोल के लिए लाइनें लगी होती, कीमत तो छोड़ दें कि क्या दस्तयाब होती। सो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड स्टोरी फॉर पाकिस्तान। तंगी साहब, ये जो दोनों हजरात हैं, राना एहसान साहब हों या डॉक्टर नजीब साहब हों, इन दोनों ने कमोबेश एक ही बात की है। मतलब डॉक्टर साहब ने ज़रा मजीद फ्रैंक और अच्छे अंदाज में बात कर ली है। राना साहब आपको पता है हुकूमत में है, उन्होंने तो ये कहना नहीं है कि वो कोई गलत काम कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए भी ये खबर ज़रूर है कि भाई महंगाई में इजाफा होने वाला है। और सर ये आपके लिए इसलिए ज़्यादा बड़ी खबर है क्योंकि आप लोग ज़्यादा कैंपेनिंग और ज़्यादा लॉबिंग कर रहे हैं कि अगला जो वजारत उज़्मा है ना वो किसी ना किसी तरह बस पीपल्स पार्टी को मिल जाए, जयाला वज़ीर आज़म आ जाए। सर ये सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है आपके लिए, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा होगी, बिजली बढ़ेगी, गैस 50% इंक्रीज, बिजली का 4 रुपये पर यूनिट इंक्रीज, और जब गैस और बिजली बढ़ती है तो इसका मतलब है सब कुछ बढ़ जाता है। तो सर आप इसके लिए तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीनिश, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बनने का सवाल है तो मेरे ख़्याल में तमाम पार्टीज़ का हक़ है कि वो जब इलेक्शन में जाते हैं तो वो समझते हैं और चाहते भी हैं कि मेरा वज़ीर आज़म आए और वो कौम की खिदमत करे। इस वक्त अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब प्राइम मिनिस्टर बने और वो अवामी हुकूमत बना के मुल्क कौम की खिदमत करे और अवाम को रिलीफ दे दे और अवाम को और पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाले, तो ये मेरा हक़ है। और एज ए फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो रोल है फॉर द लास्ट 1 year and 4 months, तो मेरे ख्याल में पूरी पाकिस्तान के अवाम समझते हैं कि एज ए फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपना एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया है। और अगर वो प्राइम मिनिस्टर बने तो पाकिस्तान को ज़्यादा ताकत दी जा सकती है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा हक़ भी है, पीपल्स पार्टी का हक़ भी है, और मेरा मंशूर भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ज़्यादा सीटें ले लें तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब विल बी द प्राइम मिनिस्टर। जहाँ तक महंगाई की बात आप कर रहे हैं तो लास्ट मंथ्स जो महंगाई का तनासुब था, इस महीने में महंगाई के तनासुब में कमी आ चुकी है। और ये इसलिए कि हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम मुश्किलात से दोचार है, महंगाई ज़्यादा है, लेकिन बीनिश आपकी हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा नज़र है इस मुल्क में। जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो तो आपकी इकॉनमी स्टेबल नहीं हो सकती है। और वो जब से टेरेन के अब्बू को प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाला है जमहूरी तरीके से, उस दिन से लेके 9 मई तक उसने जो रोल प्ले किया है मुल्क में पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इदारों को तकसीम करने में जो किरदार अदा किया है, वो इस सोच पे था कि पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल ना हो और इलेक्शन हो और फिर मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं।
मैंने बिनिश अपनी तारीख में, अपनी 44 साल पॉलिटिकल करियर में, खुदा की कसम मैंने एक बंदा देखा है कि वो जब हुकूमत से निकले तो उनकी सोच ये नहीं थी कि बेशक मैंने अपना पूरी 4 साल गुजार दी, लेकिन मुल्क मजबूत हो, इदारे मजबूत हो, इकॉनमी मजबूत हो, और फिर अगर मेरा नंबर आ गया तो कम से कम पाकिस्तान तो मजबूत होगा। उसकी और उसकी टीम की ये कोशिश रही है कि अगर इंडिया जिन चीज़ों पे खुशियां मनाते थे उससे ज़्यादा खुशियां पीटीआई के लोग मनाते थे। बेशक हम ना हो तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो, पाकिस्तान के इदारे तकसीम हो, मीडिया तकसीम हो, पाकिस्तान की बदनामी हो, इंडिया के मकासद पूरे हो, इतना बदनाम हो जाए कि जब भी इस मुल्क में इलेक्शन हो वो हार जाए और मैं जीत जाऊं और मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। तो ये सियासत नहीं है। अगर सियासत आप करते हैं तो उस वक्त करेंगे जब आपका मुल्क हो, जब आपके पाकिस्तान हो। अगर मुल्क ना हो, पाकिस्तान ना हो, तो आप कैसे हुकूमत चलाएंगे? आप कैसे वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे? मैं आप ही से समझूंगी कि सियासत कैसे करते हैं। मुझे पता है ये जो दुबई में जो सब कुछ हो रहा है, मैं आती हूँ उस तरफ। जरा मैं जरा एक IMF का पूरा राउंड मुकम्मल कर लूँ, फिर ये मैं सियासत भी आपसे सीखूंगी, जैसे मैं डॉक्टर साहब से समझ रही हूँ ना इकोनॉमी ये क्या हो रही है। राना साहब, डॉक्टर साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, टैक्स नेट कैसे बढ़ेगा? क्योंकि जब डॉक्टर साहब ये फरमा रहे थे, अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो जब ये कह रहे थे कि भाई अभी आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा, लेकिन ये हल नहीं है। टैक्स नेट में आपको उन लोगों को लाना पड़ेगा जो टैक्स नहीं दे रहे। पिछली हुकूमत भी टैक्स नेट इंक्रीज नहीं कर पाई, आप भी कुछ खास इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं। बार बार उन्हीं लोगों पर टैक्स का बोझ आ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा देते हैं, हिडन टैक्सेस लगा देते हैं, वही लोग, हम जैसे लोग, गरीब लोग, बार बार टैक्स दिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद पेट्रोल लेवी, उसके अंदर भी आप इंक्रीज कर देते हैं। तो आप टैक्स नेट कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, PDL तो जो है वो तो पेट्रोल के ऊपर तो मुकम्मल हो गया, यानी कि हमने 5 रुपए उसको बढ़ाया, 50 से 55 पे लेके गए, 5 रुपए और आगे जाके बढ़ेगा, जो कि बहुत एक तहलका खेज इंक्रीज नहीं होगा और यहां जाके फिर रुक जाएगा। तो जहां तक टैक्स नेट की बात है, देखें इस दफा हम इंश्योर कर रहे हैं FBR के साथ मिलके और ताजरों के साथ मिलके कि ताजर हजरात जो हैं वो टैक्स फाइलिंग करेंगे, वरना उनकी जान नहीं छूटेगी। अगर उनके ऊपर हमने मजीद टैक्सेस नहीं लगाए तो बिजली के बिल पे जो वो टैक्सेस देते हैं उनको हमने फाइलिंग उनसे करानी है। तो ये पहला इकदाम होगा कि हम उनको टैक्स नेट के अंदर लेके आए। देखिए, ये भी एक मिसनोमर है कि हमें लगता है कि टैक्स जो बेस है वो हमें बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है और बहुत सारी जो इंडस्ट्री है या ताजर हजरात हैं वो उसके अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि एक बड़ा जो मिसिंग एरिया है वो टैक्स एविजन का है। अब उसके भी फिगर्स आए, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीर की कि प्रॉपर्टी के सेक्टर में कितनी ज्यादा टैक्स एविजन है, वो 400-500 अरब रुपए के करीब है। टबैको इंडस्ट्री में 250 अरब की टैक्स एविजन है, तो उस पर भी काम हो रहा है। यानी कि हर लिहाज से जो ट्रैक एंड ट्रेस है उसके ऊपर अलहदा काम हो रहा है ये। और मैं आपको बताऊं, देखें जो रिफॉर्म्स होती है ना, एक हमने तो ये एग्जिट पे हमारी हुकूमत थी, फिर भी हम रिफॉर्म्स दे के आए, फिर भी हम वो फैसले हमने किए जो कि एक जाती हुई खत्म इख्तिताम पजीर हुकूमत कभी नहीं करती। हमने वो बेस बना गए हम लोग कि जो आने वाली, और आज वजीर आजम ने काबीना की मीटिंग में भी कहा कि आप जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, जितनी वजारतें हैं, वो अपनी पॉलिसी पे काम करें ताकि। ठीक है, कतई कलामी की माफी चाहती हूँ, लेकिन आई जस्ट वांट टू ब्रिंग दिस थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं इसकी विटनेस हूँ। एक बेस आपकी 2013 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी, तब गर्दिशी जो कर्जा था वो 460 अरब पर था, और नवाज शरीफ साहब आए और उन्होंने वो गर्दिशी जो कर्जा है उसको जीरो कर दिया, मतलब वो 460 अरब दे दिए। उसके टाइम पर उनके ऊपर तनकीद हुई, हम लोगों ने भी शायद की होगी उस टाइम पर कि भाई अपनों को नवाज दिया है। लेकिन अब अगर मैं उसी गर्दिशे कर्जे की बात करूं तो वो 2.5 ट्रिलियन, और आप लोगों को, जी हाँ, ये जो मेरे जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, 2.5 खरब पे पहुंच गए। मतलब अरबों की बात तो ठीक थी, अब तो खरबों पे पहुंच गई है। ये कैसे कर्जा उतारना है? नहीं, अब आप ये देखें ना, नहीं, अब आप ये देखें कि वो बड़ा नहीं हमारे टेन्योर में उस स्पीड से जिस स्पीड पे PTI के दौर में वो बड़ा। और आज भी हमने जो किया है, जो बड़ी रिफॉर्म आई है इसके अंदर, वो ये है कि हमने जो सब्सिडीज हैं जो एनर्जी सेक्टर में दी जाती है, हमने उनको फिस्कलाइज कर दिया है। यानी कि आज अब वो जो माहौल पहले था कि आप जितना मर्जी नुकसान करें उसको पार्क करी जाएं सर्कुलर डेट के अंदर, वो इस अरेंजमेंट के अंदर जो आपकी IMF के साथ हुआ है वो खत्म हो गया है। तो आज आप उसको अपने फिस्कल डिसिप्लिन का
फिस्कलाइज करने का मतलब है कि आप उसको अपने बजट का हिस्सा बना रहे हैं। तो ये सर्कुलर डेट आगे बढ़ने नहीं जा रहा। ये एक बहुत बड़ी, और रीबेसिंग जब हम कहते हैं कि ये जो आप गैस प्राइस और बिजली की प्राइस कर रहे हैं, तो हमने ये मुआहदे का हिस्सा है कि आप इसके ऊपर सियासत नहीं करेंगे, और आप और दुनिया में नहीं होती। दुनिया में आपकी, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं बिजली के इंग्रेडिएंट्स और आप दुनिया में एलएनजी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये पास थ्रू आइटम है। आप इसके ऊपर सब्सिडी देना शुरू हो जाएंगे तो कबाड़ा हो जाएगा, और ये पाकिस्तान की तारीख में ये कबाड़ा हुआ है, और उसका नुकसान महंगाई के जरिए आम आदमी को देना पड़ता है। तो यहां मैं समझता हूं कि वो भी रीबेसिंग ऑफ प्राइस है, वो रेगुलरली हुआ करेंगी और इसके ऊपर सियासत नहीं होगी। तो इससे होगा ये, जब आपका फिस्कल डिसिप्लिन में आप रहेंगे और आप अपने उधर फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करके आगे चलेंगे, तो आपका जो रुपया जिस तरीके से गिरता रहा है, क्योंकि आप मैसिव डेफिसिट्स करते रहे और उसकी फाइनेंसिंग के लिए फिर आप और लोन लेते रहे, तो वो जब आप एक उस डिसिप्लिन में चलेंगे तो आपकी करेंसी भी स्ट्रेंथन रहेगी और वहां से महंगाई नहीं आएगी। तो ये रिफॉर्म्स ही आपको बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। जो आप सोचें, देखें बीनेश, आखिरी बात, आप सिर्फ ये सोचें कि जो हुकूमत इख्तिताम पे है वो फैसले कर गई है कि जो सियासी तौर पे जिस पे सियासत की जाती थी और नुकसान होता था, हमने इसको नहीं देखा, हमने वो फैसले किए, और आने वाली हुकूमत जो है वो बिल्कुल आराम से इस मुआहदे को मुकम्मल करेगी, और उसके लिए वो रोड़े नहीं अटकाए गए कि आपने आईएमएफ के मुआहदे को फाड़ दिया जिस तरह इसी इशू पर। लेकिन एक ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए। ऑल राइट जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को जारी रखेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी ऑनरेबल पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। आज सीधी बात जोन में ज्वाइन किया हुआ जी डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। इकोनॉमी के ऊपर इनके खास ग्रिप है, एनालिस्ट हैं। सेनेटर बैरम अंतंगी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राना एहसान अफजल खान साहब पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, दो चीज़ें, एक तो फिस्कल डिसिप्लिन की बड़ी बात हुई कि हमें बड़ा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन ही तो है जो एक हम पाकिस्तानियों से फॉलो नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये कि सारी चीज़ में ये बात हमें कोई नहीं बता रहा है कि क्या इस मुआहदे की वजह से या आईएमएफ के साथ ये जो भी अब हमारी डीलिंग हो गई है और अब पैसे आना शुरू हो जाएंगे, डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सरमायाकारी है, उसको फरोग मिलेगा? क्या इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट आएगा पाकिस्तान के ऊपर? इन दोनों जरा चीज़ों के ऊपर प्लीज़ रोशनी डाल दें। एक तो बात यह है कि आपने बहुत मौजू चीज़ें आज सामने रखी हैं। आपने एक तो रखा कि क्या ये टैक्स बेस इनफ है पाकिस्तान के लिए। इसका आसान आंसर बीनेश ये है कि हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो 8.5-9% के करीब है, और पिछली एक दिहाई से यहीं पे खड़ा हुआ है। हमने एनएफसी अवार्ड में ये लिखा कि एफपीआर और जो हमारा फेडरल टैक्स टू जीडीपी है, हम इसको 15% पे ले जाएंगे, इसलिए आज खसारा इतना बड़ा है। ये नंबर एक बात है। और ये मान लीजिए कि 2200 अरब रुपया इस साल टैक्स एग्जेम्पशंस में दिया है हमने। सही कहा एहसान साहब ने कि ख्वाजा साहब ने जो चीज़ें रखी, कैपिटल गेन्स ऑन प्रॉपर्टी, रिटेलर पे टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ये अब काम करने पड़ेंगे बीनेश। अगर नहीं करेंगे तो फिर आईएमएफ से पैसे मांगते रहेंगे। छोड़िए कि ये पीएमएलएन है कि पीटीआई है कि पीडीएम है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो लोगों को भी करना पड़ेगा ना। इसी हुकूमत ने, दूर ना जाइए, पीएमएलएन ने पिछले साल एक टैक्स लगाया 3000 रुपए ट्रेडर्स पे। आप सोचिए आपके कैमरामैन पे अगर 3000 लग जाता तो शायद हम उससे कलेक्ट कर लेते, बट वी हैड टू रिमूव दैट। अगर आप ये सोचते हैं कि 3000 भी नहीं देना, 22 लाख ट्रेडर है पाकिस्तान में, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? ठीक जी जी। अच्छा, अब आप आगे चले। ये तो एक बात है। तो आपका फिस्कल खसारा कम करने का पहला जुज तो यह है कि अब आपको टैक्स पे मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ आइए, आपके जो एक्सपेंडिचर साइड है ना, वो इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है कि अगर आप मुझे आज कहें कि डॉक्टर साहब अगर आप रन कर रहे हो फाइनेंस मिनिस्ट्री तो आप एक्सपेंडिचर पहले करेंगे, ठीक, या फाइनेंस में बजटिंग में जाकर आप रेवेन्यू, मैं शायद फाइनेंस में जाकर एक्सपेंडिचर ठीक करूंगा। आपकी पेंशन्स 800 अरब पे हैं, आपका जो इस वक्त पूरा निजाम है ना एक्सपेंडिचर का, आप ऐसे ऐसे सब्जेक्ट चला रहे हैं। फेडरल में 17 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि 450 अरब रुपया ले रहे हैं, जिनका काम प्रोविंसेस में है, उनका कोई काम नहीं है फेडरल में होने का। कहने का मकसद यह है कि आप देखिए कि ये कितने कलीदी फैसले हैं जो आपको करने हैं। अब मैं आपका उस पॉइंट पे कमेंट करूंगा जो इन्वेस्टर से टाई अप करेगा। देखिए ना, जनरल मुशर्रफ की हुकूमत गई, 100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था।
पीपीपी की हुकूमत आई और जब वो गई तो 480 अरब रुपए का था। ये मैं इसलिए जानता हूं कि तब भी जब वो क्लियरेंस हुई तो मैं उस टीम का हिस्सा था जब हमने जाके वो क्लियर किया पीएमएलएन के साथ। जब पीएमएलएन छोड़ के गई तो 1100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था। जब पीटीआई ने छोड़ा तो 23-2400 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था। आज शायद वो 2500 अरब पे है। आपका ख्याल है कि इनमें से किसी ने भी टेबल पे बैठ के नहीं कहा कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए? हर एक ने कहा। ये बात यहां पे आके रुकी है कि ये एनर्जी सेक्टर जिस तरह चल रहा है इसमें भी आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। आईएमएफ ने आपको आईसीयू में एक इंजेक्शन लगा के हार्ट को रिवाइव कर दिया है। अब आप आ गए हैं सर्जिकल टेबल पर। वो सर्जरी अभी दो चीजों में तो आपने ही डिस्कस कर दी। आप तो इकोनॉमिस्ट भी नहीं है और आपने बहुत मौजू बातें रखी कि ये दोनों काम करने हैं। आगे बढ़े कौम और टैक्स देना शुरू करे, आगे बढ़े स्टेट। और मैं गवर्नमेंट का लफ्ज इसलिए नहीं यूज करता कि ये काम स्टेट के हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन स्टेट के हैं। मतलब अगर हमने स्टील मिल प्राइवेटाइज की तो हमारे स्टेट के ये एक ऑर्गन ने उसको नहीं इजाजत दी। देखिए ना, अब हमें सोचना है कि अगर वो स्टील मिल प्राइवेटाइज हो गई होती तो क्या हमने इतने पैसे डाले होते उसमें? ये कलीदी फैसले हैं, अब आपको ये फैसले लेने पड़ेंगे। यानी कि एक्शन करना पड़ेगा भाई, एक्शन करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, मुझे आपका पॉइंट, अगर आप ये एक्शन करते हैं, सिर्फ आखिरी बात, अगर आप ये एक्शन करते हैं तो मैं कहूंगा यार ये बड़ा अच्छा मुल्क है, मुझे इसमें जाके पैसे डालने चाहिए। दुनिया आपके पीछे भाग रही होगी। अच्छा, अब इकोनॉमी से जुड़ी एक और खबर भी है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो यूएई गए हुए थे, ईद उन्होंने वहीं गुजारी। अब खबरें आ रही हैं वो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं और वहां पर सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है। मीटिंग्स तो साइड लाइन्स पे चल रही हैं, जरदारी साहब हो, बिलावल साहब हो, सबके साथ, लेकिन सरमायाकारी के ऊपर जो मेन फोकस है उसी हवाले से मुलाकातें हो रही हैं, एमओयूज के ऊपर डिस्कशन हो रही है, टर्म्स के ऊपर डिस्कशन हो रही है, टीओआरस क्या होंगे, कैसे करना है। तो तंगी साहब, फिर हम ये मान लें कि जो अगले वजीर आजम है वो नवाज शरीफ साहब ही होंगे? देखिए बेनिश, मैं अभी पहले अपने जो मैंने जो कुछ आपको कहा पहले, अभी मैंने आपको ये कहा कि हर पार्टी की सोच भी है और हर पार्टी की ख्वाहिश भी होती है कि मेरा लीडर प्राइम मिनिस्टर बने। नवाज शरीफ साहब को भी हक है कि वो मीटिंग भी करे, वो ममालिक के दौरे भी करे, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इस वक्त जो रोल है इस हुकूमत में 1 साल और 4 महीने का, वो पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन मैं आता हूँ आपकी जो स्टेबिलिटी के ऊपर आता हूँ। जब मुल्क है आपकी, जब आपके मुल्क की इकानमी मजबूत हो, जब आपके मुल्क के हालात मजबूत हो, तो पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा ये सोचा है कि चाहे पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म क्यों ना हो, हम सब मिल के आगे बढ़े। अगर दूसरी की हुकूमत हो हम उसमें अपना हिस्सा डालते हैं। और उसमें हमने पीटीआई की हुकूमत में हमने सेलेक्टेड साहब को कहा था कि आप आगे बढ़े, हम आपका साथ दे रहे हैं, इसलिए कि हमने मुल्क को पहले तरजीह दी है। और मुल्क अगर मजबूत हो तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या दूसरी जमात की हुकूमत होती है, अवाम खुशहाल होते हैं, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, अवाम को मुश्किलात से निकालना चाहिए, अवाम के पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करना चाहिए। और बेनिश, आप बिल्कुल गवाह हैं कि 2008 में जब मुशर्रफ के बाद पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत आई तो थोड़ी से मार्जिन से पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई। और उस वक्त कितने हालात मुश्किल थे। जब नवाज ग्रुप पीपल्स हुकूमत से निकली, बाकी जमातें भी निकली, तो कामरान खान जैसे एंकर भी कहते थे कि प्लाने वक्त पे, प्लाने तारीख पे, प्लाने मौके पे हुकूमत खत्म हो रही है, और रोजाना तारीखें और टाइम बताती थी। लेकिन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की पॉलिटिकल विजन की वजह से उसने अपनी मुद्दत पूरी की। और आज अगर हम चाहते कि मेरी एक छोटी सी एक अर्ज सुन लीजिए, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, आपका दिल तो नहीं टूटेगा अगर मैं आपको ये बताऊंगी कि प्राइम मिनिस्टरशिप के हवाले से अगर गुफ्तगू हो रही है तो वो या नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी या शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो का नाम इसमें नहीं है सर, उनका नाम ऑन पेपर नहीं है एज ए प्राइम मिनिस्टर। आसिफ अली जरदारी साहब और पीएमएलएन यानी नवाज शरीफ साहब के बीच में ये जरूर बातें हो रही हैं कि अगर पीपल्स पार्टी को वजारत उज़्मा मिलती है तो तब वो नून लीग को क्या ऑफर करेंगे, और अगर नून लीग को वजारत उज़्मा मिलती है तो वो पीपल्स पार्टी को क्या ऑफर करेंगे। सर आपको बुरा तो नहीं लगा ये मैंने इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर की है? तो जरा इसकी रोशनी में मुझे जरा अपना आप लाहे अमल बता दीजिए। नहीं, देखिए बेनिश, इस वक्त
जो पॉलिटिक्स की बादशाह समझते हैं लोग, आसिफ अली जरदारी को समझते हैं, और पॉलिटिक्स का महवर, पार्लिमानी सियासत का महवर भी आसिफ अली जरदारी साहब हैं। अगर कोई भी पार्टी वो ज्यादा अक्सरियत लेती हैं तो मेरे ख्याल में पार्टियां मिलकर फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो फैसला होता है वो सबको काबिल कबूल होगा। आसिफ अली जरदारी साहब और बैरमन तंगी की ख्वाहिशें हैं कि प्राइम मिनिस्टर होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। हमारी ख्वाहिश है फिर बड़े फैसले करते हैं, वो जो भी फैसला करेगा वो हमें काबिल कबूल हो, लेकिन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को एज ए फादर और बैरमन तंगी को एज ए वर्कर हमारी ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यंग है, एनर्जेटिक हैं, क्वालिफाइड हैं और वो अपना एक बेहतरीन रोल प्ले करते, तो हम समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर हो। लेकिन बेनिश मुझे 1 मिनट दे दे, मैं आपके इकोनॉमी की तरफ आता हूं। मैं तो 2 चीजें के हक में नहीं हूं, बताइए। ये टैक्स के बढ़ाने में और यूनिट के कीमत को बढ़ाने में। देखिए 2 चीजें, अगर आप इकोनॉमी को स्टेबल करते हैं तो आप बिजनेस कम्युनिटी की ट्रस्ट को बिल्टअप करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो इन्वेस्टर को आप माहौल साजगार दे दें। लेकिन साथ साथ 2 चीजें ऐसी हैं कि आप टैक्स देते हैं तो आप गुनाहगार, अगर मैं बिजली का बिल देता हूं तो मैं गुनाहगार। देखिए होना यह चाहिए कि टैक्स को न बढ़ाएं, टैक्स नेटवर्क को बढ़ाएं ताकि आपका टारगेट आसानी से पूरे हो और लोगों पर टैक्स का बोझ कम हो। ठीक है, आप यूनिट की आपका कीमत न पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया बढ़ाएं और आपके रिजर्वेशंस भी आ गए। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। डॉक्टर नजीब साहब, आपसे मैं एक छोटा सा कमेंट जानना चाहूंगी, क्योंकि आपको पता है माशाल्लाह सियासतदान बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं, वो ज़्यादा बोलते हैं, तो मैंने कहा कि मैं आपसे पहले एक क्विक बिट ले लूं। आपकी नज़र में एज एन इकोनॉमी एक्सपर्ट आपको क्या लगता है कि किसकी हुकूमत अगली पाकिस्तान में होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो कदरे बेहतर होगी? PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? ये फैसला तो पाकिस्तान के लोगों ने करना है बीनेश, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिसकी भी हुकूमत हो उसको पहले प्लान करना चाहिए कि उसने डिलीवरी क्या देनी है 5 साल में, विद माइक्रो जो फ्रेमवर्क है रिफॉर्म का वो उसको क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए कि हमने ये चीज़ें बेचनी है, ये पैदावारी सलाहियत ठीक करनी है, ये लॉज ख़त्म करने हैं, एनर्जी की ये सेक्टर को इस तरह ठीक करना है, इन नए लोगों पे टैक्स लगाना है और बाहर से FDI कैसे लानी है। इस एजेंडे को माइक्रो लेवल पे वर्क करना चाहिए। हुकूमत जिसकी भी हो ये एजेंडा एक ही होगा। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ कहे जा रहा हूँ वो ये है, पाकिस्तान इज इन अ सवियर कॉम्पिटेंस क्राइसिस। जो भी आने वाली हुकूमत है वो ये रियलाइज करे कि जब तक आप डोज ऑफ हाई कॉम्पिटेंस नहीं देंगे कलीदी मिनिस्ट्रीज में, ये बात बनने वाली नहीं है। वरना 5 साल बाद दोबारा इंटरव्यू कर लीजिएगा, यहीं पे खड़े होंगे। सर 5 साल बाद क्यों, अभी 3 महीने बाद आपसे दोबारा कर लेंगे। मतलब राना एहसान साहब, आप लोग सियासी इस्तेहकाम लाएंगे, मियाँ साहब आ रहे ने तो छा रहे ने, लेकिन क्या सियासी इस्तेहकाम ला पाएंगे सर? देखिए, सियासी इस्तेहकाम तो इस मुल्क में रहा है, 2008 से 18 में रहा है और वो अवाम ने देखा भी और उस वक्त मुल्क ने तरक्की भी देखी। ये तो बदकिस्मती थी कि एक ऐसी जमात और एक ऐसा लीडर जो नाफिज किया गया इस मुल्क के ऊपर, वो किसी ऐसे एजेंडे के ऊपर था कि ना मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए और ना माशी इस्तेहकाम आए। वो अगर इक्तदार में हो तो सब ठीक है, लेकिन अगर वो इक्तदार से बाहर हो तो वो यहां किसी चीज को सेटल नहीं होने देगा। तो इंशाल्लाह ताला वो अपने किए के ऊपर वो फंस गया, जहां उसने नफरत के बीज बोए वहां वो उसका जो रिजल्ट निकला, आज वो उससे भी फरागत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज भी मैं कहता हूं कि दुख की बात है कि जिम्मेदारी वो नहीं ले रहे जिसके लिए वो बहुत जिम्मेदार है। तो ये सियासी इस्तेहकाम आ चुका है, आ रहा है और आएगा अगला दौर सियासी इस्तेहकाम का, और उसके साथ माशी इस्तेहकाम भी आने वाला है इस मुल्क के अंदर। हम दुआ गो हैं और तमाम बदकिस्मती पॉलिटिकल थी कि पार्टीज हमारी को हुकूमत जो कि कंटेस्ट कर रहे नामा के हैं जरिए आने वाला इलेक्शन, ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का, आप लोगों से कल मुलाकात करें।